हे गाइस, अभी ऑल स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंतर्गत। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आरएसआर के अगले वाले नियम जो है 141 से 157 तक। ये है अध्याय 13 वैदेशिक सेवा, है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो देखते हैं अपन। देखो, फर्स्ट सबसे पहले 141, है ना। इसमें है वैदेशिक सेवा हेतु कर्मचारी की सहमति। तो ट्रिक क्या है हमारी? दर्द दर्द हो रहा है फॉरेन सर्विस के लिए सहमति देने में, है ना। ये ट्रिक है हमारी। कर्मचारी की इच्छा के अगेंस्ट वैदेशिक सेवा में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, है ना। नहीं कर सकते, लेकिन पंचायती राज या नगरपालिका में या गवर्नमेंट नियंत्रित पीएसयू में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसकी सहमति आवश्यक नहीं है। फिर है 142, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब स्वीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो तरुण ने पूछा, ट्रिक क्या है? तरुण ने पूछा वैदेशिक सेवा में ट्रांसफ़र कब स्वीकृत कर सकते हैं। कर्मचारी संचित निधि से वेतन प्राप्त कर रहा है यदि उस पद पर पदाधिकार भी है उसका और वैदेशिक सेवा सार्वजनिक हित में है तो ये कर सकते हैं, ट्रांसफ़र स्वीकृत कर सकते हैं। फिर है 143, धर्म। अवकाश काल में फॉरेन सर्विस आदि में ट्रांसफ़र पर वेतन आदि भुगतान कौन करेगा। ठीक है, तो धर्म पूछ रहा है कि अवकाश में ट्रांसफ़र हो जाएगा लेकिन वेतन का भुगतान कौन करेगा, है ना। तो अवकाश काल में वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर वेतन आदि भुगतान ट्रांसफ़र आदेश से कर्मचारी को अवकाश व अवकाश वेतन बंद करना होगा, है ना। जैसे क्या है, ट्रांसफ़र अगर हो गया तो आदेश से कर्मचारी को अवकाश व अवकाश वेतन बंद करना होगा, है ना। इस दिन के बाद वेतन व भत्ते कौन देगा? विदेशी नियोजक देगा। ठीक है, विदेशी नियोजक देगा, जहाँ से भी ले रहे हो वहाँ से बंद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है? फिर है 144, इसमें क्या है? वैदेशिक सेवा में डेपुटेशन पर होने से विदेशी नियोजक से वेतन प्राप्त करने की तारीख क्या होगी। ठीक है, तो रिश्तों में दरार आ गई जब विदेशी नियोजक से पूछा कि भाई मेरा वेतन कब मिलेगा। ठीक है, ऐसा। तो राज्य सेवा में कार्यभार सौंपने के दिन से ही कर्मचारी फॉरेन एम्प्लॉयर से सैलरी प्राप्त करेगा। जैसे ही कार्यभार दे दिया उसके दिन से ही फॉरेन एम्प्लॉयर से सैलरी प्राप्त करेगा। 144 के में क्या है? वैदेशिक सेवा में डेपुटेशन की शर्तें। पहला डेपुटेशन 1 साल के लिए होगा। लोक हित में प्रशासन इसे 3 साल तक बढ़ा सकता है। कब तक बढ़ा सकता है? इसे 3 साल तक इसको बढ़ा सकता है। ठीक है, फिर आगे देखो, चलो। ठीक है, फिर है 145, अवकाश व पेंशन अंशदान, है ना। अवकाश और पेंशन अंशदान, तो इसमें क्या है ये देखो। इसमें क्या है भैया? अवकाश और पेंशन अंशदान। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है तरल। तरल है अवकाश और पेंशन का अंशदान। अवकाश और पेंशन का अंशदान क्या है? तरल, तरल अवस्था में दिया। ऐसा देखो, जब तक राज्य कर्मचारी वैदेशिक सेवा में है तब तक उसकी पेंशन राशि का अंशदान उसके पक्ष में राज्य संचित निधि में जमा कराना चाहिए, है ना। जब तक वो किधर है? वैदेशिक सेवा में। यदि वैदेशिक सेवा इंडिया में है तो अवकाश वेतन हेतु भी अंशदान दिया जाना चाहिए। फिर कर्मचारी पंचायत समिति में अगर भेजा जाता है तो अवकाश वेतन वसूल नहीं कर सकते। जब तक विदेशी एम्प्लॉयर भुगतान स्वीकृति न दे तब तक अंशदान कर्मचारी चुकाएगा, है ना। भाई सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर कोई कर्मचारी बाहर वैदेशिक सेवा में गया, है ना, वापस आएगा वो, तो ये क्या होता है? इसमें अंशदान चुकाना होता है। अंशदान मतलब पेंशन अंशदान। पेंशन आपको मिलती है ना लास्ट में, तो हर महीने उसका कुछ पैसा कटता है, तो उसके लिए अंशदान आपको चुकाना पड़ता है। तो वो पेंशन अंशदान आप चुकाते हो। अगर आप विदेशी उसमें हो, अगर वो बोलते फॉरेन नियोक्ता कि भाई हम नहीं चुकाएंगे, तो आप खुद कटवा सकते हो अपना पुराने डिपार्टमेंट पे, या जाओगे तब कटवाओगे। ये नियम है। ठीक है, फिर है 145 क, वेतन व भत्तों का भार। दूसरे राज्यों में डेपुटेशन पर वेतन भार परिशिष्ट 13 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, परिशिष्ट 13 में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग वेतन भार होगा। फिर 146, इसमें क्या है? अंशदान की दर। तो ट्रिक क्या है? टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं अंशदान की दर। समय समय पर गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है। सामान्यतः 10% मासिक अंशदान की दर होती है। क्या होती है? 10% मंथली होती है अंशदान की दर। ठीक है, जनरली ये होती है। ठीक है, फिर देखो, फिर आगे तारक 147, अंशदान की गणना ऑब्लिक वसूली। अंशदान की गणना ऑब्लिक वसूली। ठीक है, देखो, तो तारक करेगा अंशदान की गणना और वसूली।
है ना, तारक मेहता करेगा। तो विदेशी निवेशक कर्मचारी के वेतन से अंशदान वसूली करेगा। अब देखो, विदेशी निवेशक चाहे तो खुद भी अंशदान की वसूली कर सकता है, और नहीं करता तो 145 नियम के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा, खुद से जमा कराना पड़ेगा। फिर 149 में क्या है, अंशदान का छोड़ना या छूट देना। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, दर्जी का अंशदान छोड़ दिया, दर्जी का अंशदान छोड़ दिया। तो विशेष मामले में गवर्नमेंट बकाया अंशदान छोड़ सकती है और बकाया अंशदान पर ब्याज भी डिसाइड कर सकती है। चाहे तो जैसे पुराना बच रहा है बकाया अंशदान, उस पर ब्याज भी डिसाइड कर सकती है और छोड़ भी सकती है, चाहे तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है खुद। ठीक है, फिर देखो 149, अंशदान की बकाया राशि पर ब्याज। वित्त वर्ष की समाप्ति या फौरन सेवा के 1 महीने के भीतर अंशदान भुगतान होना चाहिए। डीले पर 1% पर मंथ की रेट से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी, ड्रिप लगा ले लेकिन अंशदान की बकाया राशि पर ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, भले ही तू नाटक कर ले, तेरे ड्रिप लगा के आ जा, ड्रिप लगा ले, लेकिन अंशदान की बकाया राशि पर क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो 150, वैदेशिक सेवा में अंशदान कर्मचारी द्वारा रोका नहीं जा सकता, है ना। कर्मचारी अंशदान रोकने की मांग नहीं कर सकता, वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में पेंशन लोगे ना, पेंशन कैसे लोगे जब तक आप जमा नहीं कराओगे, कंट्रीब्यूट नहीं करोगे। तो ट्रिक क्या है, दिल से। ठीक है, दिल से। फॉरेन सर्विस में अंशदान कर्मचारी द्वारा रोका नहीं जा सकता। ठीक है, अगला 151, वैदेशिक नियोजन से पेंशन और ग्रेच्युटी स्वीकार करने की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, वैदेशिक नियोजन से पेंशन और ग्रेच्युटी स्वीकार करने की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। तो ट्रिक क्या है, डालडा की जलेबी मत बना, पहले स्वीकृति प्राप्त कर। डालडा की जलेबी मत बना, पहले क्या कर, स्वीकृति प्राप्त कर। तो राज्य गवर्नमेंट कर्मचारी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वैदेशिक नियोजन से पेंशन या ग्रेच्युटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, पेंशन और ग्रेच्युटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसके बिना, किसके उससे, है ना, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, फॉरेन उससे नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आगे 152, वैदेशिक सेवा में अवकाश। तो ट्रिक क्या है, तेलण जो है वो फॉरेन सर्विस में अवकाश लेती है। फॉरेन सर्विस में क्या लेती है, अवकाश। देखो, कर्मचारी को रूल्स के अकॉर्डिंग अवकाश मिलेंगे, वह गवर्नमेंट से अवकाश और अवकाश वेतन प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। कर्मचारी को रूल्स के अकॉर्डिंग अवकाश मिलेंगे, वह गवर्नमेंट से अवकाश या अवकाश वेतन प्राप्त नहीं कर सकता। जो फॉरेन नियोक्ता उसके अवकाश होंगे वो मिलेंगे उसको। ठीक है, फिर देखो, फिर है 153, भारत के बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाश स्वीकृति नियमित करने का विशेष प्रावधान। ठीक है, तो ट्रिक क्या इसमें, दिल में है भारत के बाहर फॉरेन सर्विस में जाऊं और लीव सैंक्शन प्रावधान देखूं, ये ट्रिक है। उल्टी उल्टी ट्रिक है, तो आप तो सिर्फ ये देखो, वो ट्रिक तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखी है। फॉरेन एम्प्लॉयमेंट अवकाश स्वीकृत कर सकता है सक्षम अधिकारी द्वारा, फॉरेन एम्प्लॉयर के परामर्श से शर्तें डिसाइड की जा सकती है ना। देखो, सिंपल सी बात, आप विदेश सेवा में गए, उसमें क्या है, जो आपका फॉरेन एम्प्लॉयर है वो शर्तें डिसाइड कर सकता है। अवकाश वेतन का भुगतान विदेशी नियोजक द्वारा किया जाएगा, विदेशी नियोजक आपका भुगतान करेगा। यदि फॉरेन एम्प्लॉयर चाहे कि कर्मचारी को स्टेट एम्प्लॉय के समान अवकाश मिले, तो अवकाश अंशदान राशि संचित निधि में जमा करानी होगी। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसे जो है अवकाश है जो स्टेट सर्विस वाले को मिलते हैं, मतलब राज्य कर्मचारी को मिलते हैं, उसके बदले वो कुछ राशि जमा कराता है ना, जैसे पीएल वगैरह है या और भी कोई है, तो वो चाहे फॉरेन एम्प्लॉयर चाहे तो वो भी राशि जमा करवा सकता है संचित निधि में। ठीक है, फिर 154, इसमें क्या है, राजकीय सेवा में स्थानापन्न पदोन्नति व पर वैदेशिक सेवा में कर्मचारी के वेतन का नियमन। ठीक है, इसमें क्या है, देखो ट्रिक क्या है इसकी, टेलर। यदि फॉरेन सर्विस में लगा कर्मचारी राज्य सेवा में सब्स्टिट्यूट के रूप में आता है ना, फॉरेन सर्विस में लगा हुआ है लेकिन राज्य सेवा में क्या आ रहा है, वो सब्स्टिट्यूट के रूप में आ रहा है, तो सैलरी फॉरेन सर्विस वाली मिलेगी। सैलरी कौन सी मिलेगी, फॉरेन सर्विस वाली मिलेगी। फिर क्या है, वैदेशिक सेवा से लौटने की तारीख। तो ट्रिक क्या है इसकी, दिल्ली जाकर बताऊंगा फॉरेन सर्विस से आने की डेट। क्या है, दिल्ली जाकर बताऊंगा फॉरेन सर्विस से आने की डेट। कर्मचारी द्वारा वैदेशिक सेवा के बाद राज्य सेवा में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना वैदेशिक सेवा से लौटना माना जाएगा। वापस जब आ रहे हो तो उसको क्या माना जाएगा, वैदेशिक सेवा से लौटना माना जाएगा। ठीक है, फिर देखो अगला, फिर है
156, ये क्या है? दालचा। क्या है? दालचा। विदेशी नियोक्ता द्वारा वेतन व अंशदान बंद करने का दिनांक वही होगा, ये दिनांक वही होगा जो दाल चावल खाना बंद कर दिया, वही दिनांक होगी जब विदेशी नियोक्ता ये अंशदान बंद कर देगा। ठीक है, तो वापस लौटने की डेट से वेतन व अंशदान बंद हो जाएगा। वापस लौटने की दिन से वेतन व अंशदान बंद हो जाएगा। भाई उधर जो अंशदान और वेतन जो ले रहे थे उधर से बंद हो जाएगा और इधर स्टार्ट हो जाएगा राज्य में। ठीक है, फिर देखो 157, नियमित संस्थापन के मामले में गवर्नमेंट को भुगतान हेतु अंशदान वसूली। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या है? टॉक। बात करो, रेगुलर संस्थापन हेतु गवर्नमेंट को अंशदान वसूल करो, है ना। एक्स्ट्रा स्टाफ की राशि उनसे वसूली जाएगी जिनके लिए एक्स्ट्रा स्टाफ लगाया गया है। नियमित संस्थापन के मामले में गवर्नमेंट को भुगतान हेतु अंशदान की वसूली। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी जगह कोई एक्स्ट्रा लगाया गया है तो उसको जो राशि दी जाएगी वो आपसे वसूली जाएगी। ठीक है, ये है। फिर है अध्याय 14, स्थानीय निधियों के अधीन सेवा। स्थानीय निधियों के अधीन सेवा, इसमें क्या है? देखो, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड या गठित स्थानीय निधि लोकल फंड होता है ना, में जो कर्मचारी हैं उनके वेतन स्थानीय निधि से देंगे, संचित निधि से नहीं जाएंगे। कोई राज्य कर्मचारी को स्थानीय निधि में ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसे गवर्नमेंट में की गई सेवा के लिए पेंशन लाभ दिया जाता है। उसके ट्रांसफर के कारण जो अनुमानित पेंशन राशि थी वो 2% ब्याज के साथ संबंधित निकाय के अंशदायी भविष्य निधि में जमा कर दिए जाएंगे। यहाँ से निकाय पेंशन देगा, है ना। सिंपल सी बात है भाई, पहले किसी और में था वो, है ना, जहाँ भी था, जैसे स्कूल वगैरह में था, अब किसी स्थानीय निधि डिपार्टमेंट ने उसको भेज दिया, तो जो उसकी राशि पहले जमा थी वो हर महीने कुछ ना कुछ जमा कराता था पेंशन के लिए, वो जितना भी पैसा है स्थानीय निधि में ट्रांसफर करेंगे तो 2% ब्याज के साथ जमा कर देंगे। जिस एम्प्लॉय को 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उन्हें उनकी सहमति पर ही ऐसी सेवाओं में भेजेंगे एंड डेपुटेशन पर माना जाएगा। किस पर माना जाएगा? डेपुटेशन पर। ठीक है, फिर दूसरे एम्प्लॉय के लिए क्या है? इनको गवर्नमेंट वाला ही वेतन मिलेगा, निकाय स्वेच्छा से उच्च वेतन चाहे तो दे सकता है। फिर क्या है? खाते में लीव संचित रख सकते हैं, फॉरेन एम्प्लॉयर भुगतान न दे तो गवर्नमेंट पे करेगी, है ना। खाते में इनके अवकाश संचित रहेंगे, उधर जैसे 270 PL है, 300 PL पड़ी है तो इधर भी 300 PL आ जाएगी। ठीक है, फॉरेन एम्प्लॉयर भुगतान न दे तो सरकार देगी। कर्मचारी के पास पेंशन एंड PF का ऑप्शन होगा। भाई क्या चाहते हो, पेंशन चाहते हो, PF चाहते हो? यदि कर्मचारी PF चुनता है तो गवर्नमेंट के पास की गई सेवा के बदले में राशि 8% ब्याज पर देय होगी। कितने पर देय होगी? 8% ब्याज पर। अस्थायी कर्मचारी का पुरानी सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, उसे कार्यमुक्ति के दिन राज्य सेवा से मुक्त कर देंगे। जो कोई अस्थायी है उसको पुरानी सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, कार्यमुक्ति के दिन उसे राज्य सेवा से मुक्त कर देंगे। निम्न पर ये लागू नहीं होते। निकाय में कोई सीधी भर्ती से पोस्टिंग हुआ हो, RSCB/RSRTC में ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय हो, वहाँ से आया हो, डेपुटेशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी हो। विकल्प उन्हीं को उपलब्ध होगा जिनकी एज 55 साल नहीं है ना। 55 साल से ऊपर होते ही ये विकल्प नहीं होगा। विकल्प स्थानांतरण के 3 माह में पुराने विभागाध्यक्ष को सौंपना होगा। कॉपी DLB ऑफिस भेजनी होगी जिससे बाद में प्रशासनिक विभाग को ट्रांसफर किया जाएगा। फिर अध्याय 15 सेवा अभिलेख। अध्याय 15 सेवा अभिलेख। ठीक है, इसमें क्या क्या है? देखो, सेवा अभिलेख मतलब सर्विस रिकॉर्ड जो होती है, तो इसमें ट्रिक क्या? हमारी डिशेज़ अलग अलग डिशेज़ बनाई थी वो गिर गई सर्विस रिकॉर्ड पे, मतलब रूल नंबर 60 है। तो हर कर्मचारी की नियुक्ति से ही क्या बनाया जाएगा? सेवा पुस्तिका तैयार की जाएगी। सर्विस बुक विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष रखेगा। जैसे कहीं पर कार्यालय अध्यक्ष नहीं है, विभागाध्यक्ष है तो वो रखेगा। ट्रांसफ़र के समय सेवा पुस्तिका भी ट्रांसफ़र होगी। जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ तो वो भी ट्रांसफ़र होगी। सेवा पुस्तिका का मूल्य गवर्नमेंट देगी। रिटायरमेंट और सेवा से मुक्त होने पर सर्विस बुक कर्मचारी को नहीं दी जाएगी। ठीक है, कर्मचारी 2 रुपये पर पेज की दर से प्रमाणित कॉपी प्राप्त कर सकता है। कर्मचारी फ्री में सर्विस बुक देख सकता है। मूल सेवा बुक उपलब्ध न होने पर वेरीफाइड कॉपी प्रयोग में की जाएगी। निम्न मामलों में सर्विस बुक नहीं बनाई जाएगी। जैसे सिपाही के स्तर का पुलिस कोई कर्मचारी है, 4th ग्रेड एम्प्लॉय है, अल्पकाल के लिए नियुक्त कोई कर्मचारी है, इनकी सर्विस बुक नहीं होगी, है ना, इनकी सर्विस बुक नहीं होगी। फिर सेवा पुस्तिका में लिखना। सेवा पुस्तिका में लिखना, देखो इसमें क्या है?
ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है इसकी सिंपल सी है, डिस्टी। सेवा पुस्तिका में कौन लिखेगा? डिस्टी लिखेगी। ठीक है। कर्मचारी के शासकीय जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं वो इसमें लिखी जाएगी और इसको कार्यालयाध्यक्ष सत्यापित करेगा। कार्यालयाध्यक्ष की सर्विस बुक उच्च अधिकारी द्वारा वेरीफाई की जाएगी। जो कार्यालय अध्यक्ष खुद है उसकी कौन वेरीफाई करेगा? उसकी जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की कौन वेरीफाई करेगा? सीबीओ करेगा। सर्विस बुक में कांट छाट या एक के ऊपर एक लिखावट नहीं होगी। कर्मचारी की जन्म तिथि अंकों और शब्दों दोनों में लिखी जाएगी। जन्म तिथि पर पारदर्शी टेप लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? पारदर्शी टेप लगाई जाएगी। फिर देखो अगला है राज्य कर्मचारी का विदेशी सेवा में ट्रांसफर। राज्य कर्मचारी का विदेशी सेवा में ट्रांसफर, तो टशन में है राज्य कर्मचारी, बिकॉज विदेशी सेवा में क्या हो गया? उसका ट्रांसफर हो गया। देखो कार्यालयाध्यक्ष कर्मचारी की सर्विस बुक महालेखागार को भेजेगा। विदेशी सेवा में व्यतीत सेवा को ऑडिटिंग ऑफिसर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, है ना भाई? सिंपल सी बात है। विदेशी सेवा में अगर ट्रांसफर हो गया उसका तो क्या होगा? कार्यालयाध्यक्ष कर्मचारी की सर्विस बुक कहाँ भेजेगा? महालेखागार को भेजेगा। वहाँ से क्या होगा? विदेशी सेवा में व्यतीत सेवा को ऑडिटिंग ऑफिसर द्वारा उसको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है। फिर क्या है? 163 टच में 25 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो 25 वर्ष की सेवा, यदि कर्मचारी 25 साल पूरे कर चुका है तो मुख्य पेंशन अधिकारी के परामर्श से ही कर्मचारी की पेंशन डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये किस में है? 163 में है। 160 में तो है सर्विस बुक बनाई जाएगी, 161 में उसमें लिखा जाएगा। और राज्य कर्मचारी अगर विदेशी सेवा में ट्रांसफ़र हो गया तब सर्विस बुक का क्या करेंगे? उसके बारे में नियम है। और 163 में है कि भाई 25 साल की सेवा। फिर 164 में क्या है? 164 में है सर्विस रोल्स, सेवा विवरणिका। ठीक है, तो इसमें क्या है? सिपाही व मुख्य सिपाही के संबंध में एसपी सर्विस बुक की जगह सर्विस रोल्स रखेगा। कर्मचारी 1 रुपये जमा कराकर डुप्लीकेट सर्विस रोल प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये उसके काम होंगे, ये कर सकता है वो। फिर है अध्याय 16 भाग 7 अधिकारों का प्रगटीकरण। क्या है? अधिकारों का प्रगटीकरण। देखो 165 है सक्षम प्राधिकारी व अधिकारों का प्रयोग करने वाले अधीनस्थ अधिकारी। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? दी चिल करो, सक्षम अथॉरिटी और अधीनस्थ अथॉरिटी आएंगे। सक्षम प्राधिकारी के अधिकार रखने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 9 में दी गई है। कहाँ दी गई है? परिशिष्ट 9 में। ठीक है, फिर देखो 166 जिन ऑफिसर को अधिकार ऑब्लिक शक्तियाँ दी गई है उनके प्रयोग में वित्त विभाग की अनुमति दी हुई मानी जाएगी। भाई जिनको भी शक्तियाँ दी हुई है मतलब उसके साथ साथ वित्त विभाग की शक्तियाँ भी उसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, दोनों साथ में। फिर क्या है? 167 प्रदत्त अधिकारों के नियमन संबंधी सामान्य शर्तें, है ना? तो इसमें क्या है? दोष का भागी मत बनो, नियमन संबंधी सामान्य शर्तें पढ़ो। ट्रिक ये है, शक्ति का प्रयोग वही अधिकारी कर सकता है जैसे शक्तियाँ दी हुई है ना? हर कोई नहीं कर सकता। शक्ति प्रयोग उन्हीं कर्मचारियों पर कर सकता है जो उसके प्रशासनिक नियंत्रण में है। अधिकारों का प्रगटीकरण परिशिष्ट 9 में वर्णित है। अधिकार कहाँ दिए हैं? उसको परिशिष्ट 9 में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अध्याय 16 तक। इसके बाद जो है कार्यग्रहण के नियम भी वो जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।